नमस्कार दोस्तों, इलेक्शंस का तीसरा फेज हाल ही में खत्म हुआ है और आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या कुछ कारनामे हुए हैं। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि हमारे नेता लोग जनता के सामने अपना सच्चा चेहरा दिखाते हैं, 100% ऑनेस्टी दिखाते हैं। लेकिन एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस पिछले हफ्ते देखने को मिला जब एक्स बीजेपी के एमपी डॉक्टर उदित राज, जिनको टिकट नहीं दिया गया बीजेपी के द्वारा इस इलेक्शंस में, इन्होंने अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स जनता को दिखाई। एक ट्वीट किया इन्होंने बस, इन्होंने लिखा, आई एम वेटिंग फॉर टिकट, इफ नॉट गिवन टू मी आई विल डू गुड बाय टू पार्टी। और अगले ही दिन दोस्तों राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाते हुए दिखे और कांग्रेस ज्वाइन कर ली इन्होंने। आई एम नॉट अपसेट दैट आई एम बीइंग डिनाइड द टिकट, आई एम अपसेट दैट आई रिपोज्ड फेथ इन देम। मतलब इतनी जल्दी इन्होंने गुड बाय किया पार्टी को कि अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार भी हटाना भूल गए थे। तालियां बजाओ ना दोस्तों। कितना आसान हो जाता है जनता के लिए काम अगर सारे पॉलिटिशियन इतने ही ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन मुझे हंसी आती है दोस्तों ये सोचकर, ऐसे कितने नेता हैं हर पार्टी में जिन्हें पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं, बस वो पार्टी में इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको टिकट मिलेगा, और अगर टिकट नहीं मिलेगा तो वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसे लोग दोस्तों हर पार्टी में, मेरी राय में ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देना चाहिए। एक सिमिलर सा केस दूसरी तरफ भी देखने को मिला जब कांग्रेस पार्टी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोक्सपर्सन प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी को छोड़ा और शिवसेना पार्टी ज्वाइन करी। हालांकि कुछ लोगों ने एक्यूजेशन लगाया कि ये टिकट के लिए कर रही हैं, इनका कहना था ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी हैरासमेंट को प्रमोट करती है, गुंडों को प्रमोट करती है। इन्होंने इंटरनली कंप्लेन किया था कि कुछ पार्टी वर्कर्स इनको हैरास कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले तो उन्हें सस्पेंड किया लेकिन कुछ टाइम बाद वापस पार्टी में ले आई। ये चीज इनको पसंद नहीं आई जिसकी वजह से इन्होंने पार्टी बदली। मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई अगर आज मैंने नहीं लड़ी तो बहुत सारी महिलाएं हैं वहां पर जिनको मैं फेल करूंगी। बीजेपी की बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साइंस की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने कहा कि गाय के ऊपर अगर आप हाथ फेरोगे, पीछे से लेके आगे हाथ फेरोगे, तो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी आपको, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आप ऊपर से लेके नीचे हाथ फेरोगे, उल्टी तरफ से हाथ फेरोगे, तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, उल्टा गाय को अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होंगी। मैं कुछ बना नहीं रहा हूं दोस्तों, एक्चुअली में इन्होंने ऐसा कहा। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने कहा कि गोमूत्र पीकर और गोबर और दही का एक मिक्सचर खाकर इन्होंने अपना कैंसर क्योर कर लिया। मतलब गोबर और गोमूत्र से इन्होंने अपना कैंसर क्योर कर लिया। मतलब जितने भी दुनिया भर में कैंसर रिसर्चर्स हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जरूरत ही क्या है फिर? वो तो एवं ही है फिर। इस बात पर इनको दोस्तों देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने एक्सपोज किया। टाटा मेमोरियल सेंटर के डायरेक्टर ने भी कहा कि गौमूत्र से कभी कैंसर ठीक नहीं होता है, इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है यहाँ पर। ऊपर से ये भी कहा गया कि 2010 में जब रिसर्च कराने आई थी, हॉस्पिटल में आई थी, तो मुंबई मिरर ने रिपोर्ट किया है कि इनके ऊपर ईसीजी टेस्ट कराया गया था, एक एमआरआई स्कैन कराया गया था, उसमें कोई प्रूफ नहीं मिला कैंसर का। यानी ये झूठ बोल रही थी कि इन्हें कैंसर है। और दूसरी तरफ दोस्तों जब मैंने इस चीज को ट्विटर पर पोस्ट किया तो वहां पर बहुत से चौकीदारों ने गौमूत्र को डिफेंड करना शुरू कर दिया और इसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। वो दिखाने लगे कि देखो कैसे यूएसए में पेटेंट्स रजिस्टर्ड है गौमूत्र के ऊपर, ये प्रूफ करता है कि देखो ये कितना अच्छा है। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि पेटेंट रजिस्टर होना कोई बड़ी चीज नहीं है। गूगल ने पेटेंट रजिस्टर करा रखे हैं होलोग्राम्स पर, गूगल ग्लास के होलोग्राम्स पर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते। पेटेंट्स आप किसी भी रिडिकुलस चीज पर रजिस्टर करा सकते हो, इससे कुछ प्रूव नहीं होता यहाँ पर। स्पेशली जब देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स और कैंसर स्पेशलिस्ट इस चीज को मना करने लग रहे हैं, तो गौमूत्र को यहाँ पर प्रमोट करना उन सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए यहाँ पर नाइंसाफ है। देश की जनता को बेवकूफ बनाना है सीधा सीधा। लेकिन साध्वी प्रज्ञा पर वापस आकर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर इन्होंने कैंसर के बारे में झूठ बोला, अगर इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इन्हें बेल किस बात की मिली हुई है? ये जेल के अंदर वापस होनी चाहिए क्योंकि इन्हें बेल तो हेल्थ रीजंस की वजह से दी गई थी। इस हफ्ते दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू दिया बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को। कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल, बिग बोल्ड लेटर्स में बता रहा हूं दोस्तों, मैं इतना नॉन पॉलिटिकल था कि इलेक्शंस के एकदम बीच में कराया गया। मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं। इतना नॉन पॉलिटिकल था कि मोदी की एक लार्जर देन लाइफ इमेज की गई, पूरी तरह से मोदी को प्रमोट किया गया। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। मोदी जी ने अपने गरीब बचपन के बारे में बताया जब उनके पास आम खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जब वो चाय बेचा करते थे, अपने जूते पॉलिश कराने तक के पैसे नहीं थे, वो अपने कपड़े खुद से धोया करते थे जब तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं बन गए। मैं कपड़े खुद धोता था, सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया। जब रिसर्च करी दोस्तों तो पता लगा इनके धोबी बड़े फेमस थे।
इतने फेमस थे कि अखबार में भी उनके बारे में खबर छपी हुई थी कि 1970s में 10 सालों तक ये उनके धोबी रहे थे। तो एक तरफ कहते हैं कि गुजरात सीएम बनने से पहले धोबी भी थे और एक तरफ कहते हैं कि नहीं, मैं अपने कपड़े खुद धोया करता था। क्या जरूरत थी आपको झूठ बोलने की मोदी जी? कोई एक्स्ट्रा वोट्स तो मिलते नहीं इस चीज के आपको यहाँ पर। और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं दोस्तों कि ओबामा जी इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त थे कि ये तू तरह करके बात किया करते थे। हालांकि इंग्लिश में कोई आप और तू होता नहीं है, लेकिन ये फिर भी तू करके बात किया करते थे। पता नहीं कैसे कर लेते थे, या तो ओबामा जी को हिंदी आती थी या फिर मोदी जी पता नहीं स्पेनिश में बात करते होंगे। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा इस कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू के बारे में दोस्तों। बस मैं इतना कहूंगा, अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप रवीश कुमार जी की ये कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल रिपोर्ट देख लीजिए। आज मैं गैर राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। जब राजनीति के मौसम में नहीं हो रही है तो इस मौसम में हम राजनीति से हट जाते हैं, कुछ अलग करते हैं, आम खाते हैं। कैश, गोल्ड और ड्रग्स जो वोटरों को इस इलेक्शंस में दिया जा रहा है दोस्तों रिश्वत के तौर पे एज अ ब्राइब, इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2014 के इलेक्शंस में इन सारी चीजों की टोटल वैल्यू जो सीज की गई थी वो थी $172 मिलियन। और 2019 की इलेक्शंस में दोस्तों अब के टाइम पे अभी आधी ही हुई है ये इलेक्शंस, इन सारी चीजों की टोटल वैल्यू जो सीज की गई है वो हो गई है $449 मिलियन। आप देख सकते हो कितने बड़े पैमाने पे अब ये काम किया जा रहा है और ये डीमोनेटाइजेशन के बावजूद है। जो कहा गया था कि वो कैश को हटा देंगे, काले धन को हटा देंगे, उन सारी चीजों की संख्या अब 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं इस मामले में दोस्तों तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और पंजाब। तमिलनाडु में सबसे भारी मात्रा में गोल्ड पाया गया है, प्रेशियस मेटल्स जो वोटरों को रिश्वत के तौर पर दिए जा रहे हैं। गुजरात में सबसे भारी क्वांटिटी में ड्रग्स पाए गए हैं सारी स्टेट्स के कंपैरिजन में। मोदी की प्रोपेगेंडा मूवी के बाद एक और प्रोपेगेंडा मूवी आ रही है, बागिनी बंगाल टाइग्रेस। ये मूवी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एज ए हीरो दिखाती है और उन्हें प्रेज करती है। हालांकि मूवी की डायरेक्टर ने कहा है कि ये ममता बनर्जी के ऊपर कोई बायोपिक नहीं है, बस उनकी जर्नी से इंस्पायर्ड है यहाँ पर। थैंकफुली दोस्तों इलेक्शन कमीशन यहाँ पर चौकन्ना रहा है और इस मूवी के ट्रेलर को हटाने के लिए स्टेप्स लिए जा चुके हैं उनकी तरफ से। वो नहीं चाहते कि किसी भी पॉलिटिशियन की बायोपिक जो किसी भी पॉलिटिशियन को प्रेस करती हो इलेक्शन टाइम में रिलीज की जाए। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर एक और बहुत बड़ा एक्शन लिया जब इन्होंने पुलिस को डायरेक्ट किया कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई जाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि बड़ी प्राउड फील कर रही थी जब बाबरी मस्जिद टूटा था और ये भी वहां मौजूद थी, उसको तोड़ने में मदद कर रही। इंसान फिर से दोस्तों इलेक्शन कमीशन के दायरे से बाहर दिखाई दे रहा है और वो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जब अपना वोट डालने गए तो उन्होंने एक मिनी रोड शो टाइप रैली करी, सबको हाथ बाहर निकाल के दिखा रहे थे कि ये देखो मैंने वोट डाला है, सबको हाई कर रहे थे वहां से। ये चीज दोस्तों बिल्कुल अगेंस्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। मोदी जी वोट डालने से पहले अपनी माता जी से भी मिलने गए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, और ये जो आशीर्वाद लेने का मूवमेंट था ना दोस्तों, यह अलग अलग कैमरा एंगल से HD में कैप्चर किया गया। क्या कमाल की बात है ना, जब भी मोदी जी अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं कोई ना कोई कैमरा वहां पर मौजूद होता है इस चीज को कैप्चर करने के लिए और दिखाने के लिए। ये लोगों के मन में सवाल पैदा करता है, क्या मोदी जी यहाँ पर अपनी मम्मी को पब्लिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, सिंपैथी वोट्स गेन करने के लिए यूज कर रहे हैं क्या? पिछले हफ्ते दोस्तों बहुत से फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्संस ने पॉलिटिकल पार्टीज को खुलकर ज्वाइन किया। सन्नी देओल ने बीजेपी ज्वाइन करी, अमीषा पटेल कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रही थी। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बीजेपी ज्वाइन करी, बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करी। सवाल यहां पर यह उठता है कि इन लोगों ने एक्चुअली किया क्या है कि आपका वोट डिजर्व करें। ये एक्टर्स अच्छे हैं, ये खेलने में अच्छे हैं, लेकिन क्या इन्हें पॉलिटिक्स की जानकारी है, क्या इन्हें गवर्नेंस की जानकारी है? मेरी राय में दोस्तों आप लोगों को इनको वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए जब तक ये कुछ टाइम पार्टी में रहकर अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव कर नहीं दिखाते। इलेक्शन के बीच में आप पार्टी ज्वाइन करोगे और एकदम से कैंडिडेट बन जाओगे, ये सिर्फ ये दिखाता है कि या तो आपको इस काम के लिए पैसे मिले या फिर आप एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट हो। हमारी डिफेंस मिनिस्टर इसके लिए जस्टिफिकेशन देती है सन्नी देओल के लिए कि ही मेड द फिल्म बॉर्डर व्हिच शोड फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म व्हेन पोर्ट्रेड ब्यूटीफुली ऑन फिल्म व्हिच स्ट्रक अ कॉर्ड विद पीपल। यानी आप सन्नी देओल को बस इसलिए टिकट दे रहे हो क्योंकि ये बॉर्डर पिक्चर में थे जो नेशनलिस्ट पिक्चर थी। मैडम जी इस लॉजिक से तो अमरीश पुरी को आपको जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि वो पिक्चर में विलन थे, और इस लॉजिक से तो विक्की कौशल को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए क्योंकि उनकी पिक्चर तो इससे भी बड़ी नेशनलिस्ट थी। यहाँ पर क्या चीज है, मतलब क्या लॉजिक बना इसका? इस हफ्ते की फेक न्यूज में है मोदी ने बहन की गाली दी, लेकिन अगर आपको गुजराती आती होगी दोस्तों तो आपको पता लगेगा ये चीज बिल्कुल झूठ है। ये गुजराती का जो एक्सेंट है उसको सुनकर ऐसा लगता है कि इन्होंने हिंदी में गाली दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान और बहुत से बीजेपी लीडर्स ने झूठ फैलाया कि साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया गया। उनको जैसी मानसिक प्रताड़ना दी है वो भारतीय
नारी का कितना अपमान किया जा सकता है और कितना प्रताड़ित किया जा सकता है। लेकिन ये देश वो देश है जहाँ एक द्रौपदी का अपमान किया गया था तो महाभारत हो गया था। रियलिटी यह है दोस्तों कि 2015 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया था और उनको कोई एविडेंस नहीं मिला कि साध्वी को किसी भी तरीके से टॉर्चर किया गया हो या किसी भी तरीके से उनको इल ट्रीट किया गया। सबसे बड़ा झूठ पिछले हफ्ते का जो मीडिया चैनल्स के द्वारा भी फैलाया गया वो ये था कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है स्लोगन के लिए माफी मांगी। रियलिटी यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने इस चीज के लिए माफी मांगी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है बोला। राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला था। तो राहुल गांधी ने इस चीज के लिए माफी मांगी और चौकीदार चोर है स्लोगन तो वो बार बार अभी भी दोहरा रहे हैं। एक और डॉक्टर्ड वीडियो जो पिछले कुछ हफ्ते में बहुत वायरल हुआ, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि राहुल गांधी यहाँ पर सिर्फ एक स्कीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये कटा हुआ वीडियो बिल्कुल उस आलू से सोना बनाने वाली स्टेटमेंट की तरह है, वो भी बिल्कुल कटा हुआ वीडियो था। अगर आप उसे भी पूरा देखोगे तो आपको पता लगेगा कि राहुल गांधी ने खुद से नहीं बोला था, बल्कि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे मोदी को। यहाँ पर ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/ध्रुव राठी पर, अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव पॉलिटिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो। चलिए मिलेंगे अब अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।